हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ आशीष सर। तो आज हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, नागरिकता कानून के बारे में बात करेंगे। नागरिकता की क्या मतलब अवधारणा है, भारत में नागरिकता किसी व्यक्ति को किस प्रकार मिल सकती है, और इसके साथ साथ क्या दायित्व जुड़े होते हैं, तो और संविधान में इसका प्रोविज़न कैसे है ना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पार्ट 2 है, इसके अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है। इससे पहले हम ये जान लें कि नागरिकता होता क्या है। नागरिकता से आशय है कि किसी व्यक्ति को, अगर मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन है, तो उस नागरिकता से आशय यह होगा कि उस व्यक्ति के कुछ दायित्व होंगे, कुछ उसके कर्तव्य होंगे, कुछ उसका उत्तरदायित्व होगा, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स एंड दी ड्यूटीज़, ये जो चीज़ें हैं ये नागरिकता मिलने के साथ साथ आपसे जुड़ी हुई होती हैं। तो यही मतलब होता है कि नागरिकता जो है किसी व्यक्ति के दायित्व, कर्तव्य और उत्तरदायित्व से का मतलब देता है उसे, है ना, प्रदान करता है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये है कि हमारे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हम प्रावधान करता है नागरिकता का। ठीक है, 5 से लेके 11 तक प्रावधान करता है। जो सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 का है, 1955 का नागरिकता कानून अधिनियम, नागरिकता अधिनियम है, 1955 का है। ठीक है। उसमें भारत की अगर कोई व्यक्ति नागरिकता चाहता है तो उसको 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है। उससे पहले हम ये जान लें कि हमारा जो इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे यूएसए की अगर कंपैरिजन करते हैं हम, तो यूएसए में डबल सिटीजनशिप होता है। जैसे कि स्टेट का अलग एक नागरिकता मिलती है और सेंटर का अलग। ठीक है। जैसे यूएसए तो है जो एक फेडरेशन है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, तो वहाँ दोनों को ही अलग अलग सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि इंडिया की यूनियन है, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। ठीक है। यहाँ पर जो है राज्य की कोई अलग से नागरिकता नहीं होती है, केंद्र की नागरिकता होती है। ठीक है। 5 तरीके से नागरिकता मिलती है ना। उसमें ऐसा होता है कि जैसे बाय बर्थ आप इंडिया के नागरिक हो जाएं, नागरिकता मिल जाए आपको, या फिर बाय डिसेंट यानी वंशानुगत क्रम के द्वारा, जन्म से या पंजीकरण के द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, या फिर नेचुरलाइजेशन के द्वारा, और तीसरा 5वां होता है कि बाय कॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरीज, है ना, ऐसा। अब देखिए, शुरुआत से बात करते हैं कि जो बाई बर्थ किसी व्यक्ति को कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो बाई बर्थ की अगर बात करें तो अगर कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद या 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में रहा हो, वो भारत का नागरिक कहा जाएगा, है ना। वो वैसे ही भारत का नागरिक हो जाएगा। 1 जुलाई 1987 से पहले, 26 जनवरी 1950 के बाद, बिटवीन ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर कोई व्यक्ति भारत में रहा है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद, 1 जुलाई 1987 के बाद, है ना, उसके बाद और 2003 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो, रहा हो, तो उसमें उस कंडीशन में उस व्यक्ति के पिता का भारतीय होना ज़रूरी है ना। अगर उसका पिता भारतीय है, मूल का भारतीय नागरिकता रखता है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक ऐसा कंडीशन आता है कि 2003 के बाद जो व्यक्ति जन्म लिया होगा भारत में, उसको क्या होगा, बाई बर्थ अगर कहे तो उसको जन्म से कैसे नागरिकता मिलेगी। तो इस कंडीशन में ये है कि 2003 के बाद भारत में जन्म लिया हो, ऐसे कंडीशन में उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो है, अगर माता भारतीय है तो पिता अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा की पॉइंट है, इसमें ट्रिविया है कि एक पर्सन जो है उसमें से अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए। एक नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। अवैध इन द सेंस कि कोई दूसरी टेरिटरी का, जैसे बांग्लादेशी लोगों को घुसपैठिया मतलब जो कहते हैं, तो उसमें वैसा कोई नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बाई बर्थ का कॉन्सेप्ट यही है जन्म से, कि पहला हो गया कि 26 जनवरी 1950 से 1987 तक, अगर 1 जुलाई 1987 तक है तो वैसे ही मिल जाएगा।
फर्स्ट ऑफ जुलाई 1987 के बाद और 2003 के पहले अगर है तो उसमें से पिता का भारतीय होना ज़रूरी है ना। तीसरी बात इसमें ये थी कि 2003 के बाद और 2003 के बाद अगर वो व्यक्ति कोई भारत में जन्म लेता है तो उसमें उसका पिता या माता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए और दूसरा जो पर्सन है वो अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा कि जन्म से किसी को नागरिकता कैसे मिलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वंशानुगत। वंशानुगत क्रम में कैसे मतलब नागरिकता मिलती है, जिसे कहते हैं बाई डिसेंट, है ना। तो इसमें ऐसा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992, जैसे कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है ना, भारत के बाहर मान लीजिए यूएसए में रहता है, तो 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले, 1992 के पहले, मतलब 1950 से 1992 के पहले अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है ना, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ये है कि उस व्यक्ति के जो पिता अगर भारतीय मूल के हैं तो वैसे भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 और 1992 के पहले, है ना, इस पीरियड में अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है जो बाहर रहता है तो उसका जो पुत्र होगा वो ऐसे भी भारत का नागरिक होगा, पिता की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, है ना, ऐसे कंडीशन में हो गया। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये आती है कि 1992 की अगर बात अगर ऐसा होता है तो मतलब 1992 के बाद अगर कोई बच्चा जन्म लेता हो तो उसके माता या उसके पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है भारतीय होना चाहिए, तो वैसे भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना। मतलब मैंने ये चीज़ बताया बाई डिसेंट में अगर आप देखेंगे तो सिंपल से समझिए कि 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है ना। उसके बाद और 1992 के पहले अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है और उसका पिता जो है उसको भारत की नागरिकता मिली हुई है तो उसका बेटा वैसे भी, बेटा या बेटी जो भी होंगे, उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। लेकिन 1992 के बाद अगर ऐसा होता है तो उसका पिता का भारतीय नागरिक होना, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट बाई रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन से कैसे, जैसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि जैसे अदनाम सामी को देखिए, इनको भारत की नागरिकता मिली है ना। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, रिमेंबर दिस, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और भारत के लिए अप्लाई करता है, नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, तो नागरिकता के लिए जिस दिन वो अप्लाई करता है उस दिन से 7 वर्ष पहले तक उसको भारत में रहना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है ना। एक दूसरा कंडीशन आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल की किसी महिला या पुरुष से विवाह किया हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व तक उसको भारत में रहना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है। और ऐसी स्थिति में जो बच्चे होंगे, जो जो बच्चे जन्म लेंगे उनको नाबालिग जो बच्चे होते हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नाबालिग बच्चों को भी नागरिकता मिल जाती है भारत की, है ना। तीसरी बात की बात करते हैं बाई नेचुरलाइजेशन, है ना, देसीकरण के द्वारा, है ना। तो देसीकरण की बात करते हैं तो इसमें यही है कि एक निश्चित अवधि तक अगर आपने भारत में निवास किया हो तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, एक्चुअली प्रोविजंस है, मतलब मैंने जैसे बताया कि नेचुरलाइजेशन देसीकरण के द्वारा, तो अब इसमें कई प्रोविज़न। पहला प्रोविज़न ये है कि या तो आप जो संबंधित देश है, मतलब भारत जो है उसमें एक निश्चित अवधि तक अगर आप रहते हैं, निवास करते हैं, तो भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। दूसरी बात है कि आप ऐसे देश में न रहे हों जहाँ पर मतलब दुश्मन राष्ट्र जैसे होते हैं ना, जो जिसमें नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता है, तो ऐसे देश के नागरिक आप नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है कि अन्य देश जो है, जैसे कि आप कोई व्यक्ति कनाडा में रहता है, इंडिया मूल का है, बाहर रहता है, कनाडा में रहता है, या इंडिया मूल का नहीं भी हो, कनाडा में रहता है, वहाँ की नागरिकता त्याग करके भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी नेचुरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना। तो अब चौथी बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में वर्णित, 8वीं अनुसूची जो है हमारी 8th स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द 22 लैंग्वेजेस, शेड्यूल लैंग्वेजेस, है ना। भारत में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को अनुसूची भाषा मतलब रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस माना गया है ना, 22 लैंग्वेजेस। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इन 8वीं अनुसूची में से वर्णित किसी भाषा का ज्ञाता हो, मतलब जानकार हो, बहुत अच्छे से जानता हो, तो ऐसे कंडीशन में भी उस व्यक्ति को भारत